बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हिंद प्रशांत में प्रमुख नेताओं के नेतृत्व वाला मंच है। 2005 में अपने स्थापना के बाद से इसने पूर्वी एशिया के रणनीतिक और भू राजनीतिक विकास में अहम भूमिका निभाई है। महानगरों की तर्ज पर अब राजधानी रांची में भी लोग आधुनिक सुविधाओं से लैस वेजिटेबल मार्केट का लाभ ले सकेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के हृदय स्थली राजभवन के समीप नवनिर्मित वेजिटेबल मार्केट जनता को समर्पित कर दीपावली का तोहफा दिया। रांची के नागा बाबा खटाल के समीप अवस्थित वेजिटेबल मार्केट का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार हमेशा राज्यवासियों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रयासरत है, लेकिन शहरवासियों को भी जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभानी होगी। सब्जी मार्केट को अपना बाजार समझते हुए इसका रखरखाव भी करेंगे। ये एक ऐसी जगह है जहां आपको, आपके परिवार का जीवन यापन का साधन होने जा रहा है। अगर आप इसको नुकसान पहुंचाएंगे, इसको तोड़ फोड़ करेंगे, तो फिर शायद आपका घर परिवार भी कभी नहीं पलेगा, बता देते। इसलिए इसकी उपयोग के साथ साथ इसकी सुरक्षा भी करने की जिम्मेवारी आप सबको, हम सबको उठानी पड़ेगी। मौके पर मौजूद स्थानीय विधायक सीपी सिंह ने कहा कि रांची का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। कुछ समय पहले फुटपाथ पर कपड़ा बेचने वालों के लिए अटल वेंडल मार्केट बनाया गया था और अब उसी की तर्ज पर सब्जी विक्रेताओं के लिए भी आधुनिक मार्केट का निर्माण कराया गया है। फुटपाथ पर बैठने वाले हमारे वेंडर्स के लिए अटल वेंडर मार्केट का निर्माण कराया। उसी प्रकार से रांची नगर निगम भवन भी आप लोग देख रहे होंगे, जो वर्ल्ड क्लास मॉडल का है। बगल में रविंद्र भवन बन रहा है। इस वेजिटेबल मार्केट में 250 सब फल विक्रेताओं के लिए जगह मुहैया कराई गई है। राज्य का यह पहला वेजिटेबल मार्केट है जो सेमी अंडरग्राउंड बनाया गया है। इसके सबसे ऊपरी तल्ला पर फूड पार्क का भी निर्माण किया गया है। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के हरबू में नवनिर्मित पटेल पार्क भी जनता को समर्पित किया। पार्क के उद्घाटन मौके पर रांची के सांसद संजय सेठ, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, रांची की मेयर आशा लकड़ा, डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय और नगर आयुक्त मुकेश कुमार भी मौजूद थे। रांची के हरमू पटेल पार्क का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह पार्क स्थानीय निवासियों के लिए भौतिकवादी समय में जीवन के अमूल्य क्षण को व्यतीत करने में सहायक बनेगा। पूरे रांची में शहरीकरण का एक कंक्रीट का जंगल तैयार हो रहा है। उस बीच आप सब लोगों के लिए एक स्वच्छ आबो हवा का वातावरण बना रहे। सरकार की हमेशा ये चिंता रहती। आज आप देख रहे हैं किस तरीके से शहरों में मुख्यमंत्री ने बढ़ते शहरीकरण पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि आज वृक्षों को काटकर गगनचुंबी इमारतें बन रही हैं, जबकि हमें पर्यावरण को कभी चुनौती नहीं देनी चाहिए। बड़े वृक्षों को काटकर
बढ़कर गगनचुंबी इमारतें बन रही हैं। कुल मिलाकर कहें कि शहर में अब कंक्रीटों का जंगल खड़ा हो रहा है। हमें पर्यावरण को चुनौती कभी देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। रांची वासियों को काफी समय से शहर के बीच एक अच्छे पार्क का इंतजार था। ऐसा पहला मौका है जब रांची के किसी पार्क में बैडमिंटन और वॉलीबॉल खेलने की गई है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। टीकाकरण का आंकड़ा 1 अरब 3 करोड़ के पार हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रियों से देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान की गति को तेज करने को लेकर चर्चा करेंगे। बैठक के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लेकर भी चर्चा करेंगे। इसी बीच इधर झारखंड में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। राज्य का अति पिछड़ा जिला होने के बावजूद लोहरदगा में अब तक कुल 1,75,000 लोगों को वैक्सीन लगाए जा चुके हैं। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों का रुझान बढ़ रहा है। कोरोना से बचने के लिए एक वैक्सीन ही ऐसा डोज है जिससे हम लोग बीमारी से बचा जा सकता है। वैक्सीनेशन की गति तेज होने के बावजूद जिले के उपायुक्त दिलीप कुमार टोपो ने लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील की है। उनका कहना है कि कोरोना का संकट अभी टला नहीं है। ऐसे में कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूरी है। बचने के लिए 2 ही काम करना है। एक तो सही समय पे जांच। तो हमारा जिला का एंट्री पॉइंट जो है रांची या बाहर देश के दूसरे हिस्सों से ट्रेन से जुड़ाव है, साथ में रोड से भी जुड़ाव है। तो ज़्यादातर लोग श्रमिक लोग पलायन करने वाले लोग बाहर से आते हैं, इसलिए ट्रेन में स्टेशन में इसका जांच जरूरी है। तो हम लोग लगातार वहां जांच करा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज कोविड टीकाकरण की गति बढ़ाने को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में कोविड टीकाकरण के अलावा इमरजेंसी कोविड पैकेज और स्वास्थ्य संबंधी दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बैठक में त्योहारी सीजन में कोविड को लेकर विशेष एहतियात बरतने की सलाह दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन पर भी बात की। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 13,451 नए मामले सामने आए हैं। इस अवधि में 14,021 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। 14,021 मरीज उपचार कराकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.19% हो गया है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,62,661 हो गई है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.22% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.03% हो गया है। राज्य के अधिकांश जिलों में कोरोना के नए मामले अब नहीं आ रहे हैं। हालांकि राजधानी रांची में हर दिन कुछ संक्रमितों की पहचान हो रही है। पिछले 24 घंटे में रांची में 8 नए संक्रमित पाए गए हैं और इतनी ही संख्या में संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। रांची में सक्रिय मामलों की संख्या 104 हो गई है। देश में स्वास्थ्य संवर्धित इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत की गई है। इसके तहत 64,000 करोड़ रुपए के निवेश से महत्वपूर्ण स्वास्थ्य नेटवर्क को गांव से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक मजबूत किया जाएगा। देश के स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन और स्वास्थ्य सुविधाओं की असमानता को दूर करने के मकसद से प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत की गई है। इसके तहत प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी केयर के साथ साथ डिजिटल हेल्थ केयर पर जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के जरिए न केवल ब्लॉक स्तर पर बल्कि जिला स्तर पर भी स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी भी बीमारी और महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए बड़े शहरों की ओर रुख न करना पड़े। इसके लिए 5 साल में 64,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। ब्लॉक में भी लेबोरेटरी हो, ब्लॉक के ऊपर डिस्ट्रिक्ट, कोई सामान्य टेस्टिंग कराना हो तो कभी एक बड़ी सिटी की ओर जाना पड़ता है,
स्टेट के कैपिटल तक जाना पड़ता है। ये स्थिति ना निर्माण हो, इसलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही डायग्नोस्टिक हो जाए और डायग्नोसिस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो और उसके अलावा भी कोई आगे डायग्नोसिस की आवश्यकता हो, परीक्षण की आवश्यकता हो, तो देश में 20-20 लोकेशन पर एक लेवल की लैब हो जहां ऑल टाइप ऑफ रिपोर्ट मिल सके। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत गांवों में 17,000 और शहरों में 11,000 से अधिक हेल्थ वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे, जहां बीमारियों की शुरुआत में ही पहचान करने की सुविधा होगी। इन केंद्रों में मुफ्त में सलाह, जांच और दवा की सुविधा भी होगी। इस मिशन के तहत बीमारियों की जांच, उनकी निगरानी कैसे हो, इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। हर जिले में करीब 100 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। देश में 20 लोकेशन पर एक जांच का लैब होगा। देश के 5 क्षेत्र में NCDC की ब्रांच और 20 यूनिट खोली जाएंगी। देश के अलग अलग हिस्सों में ICMR की तरफ से 15 BSL-3 लैब खोली जाएंगी। देश के 602 जिलों में जहां 5 लाख तक की जनसंख्या हो, वहां पर क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक खोला जाएगा। 128 जिलों में रेफरल रिंग होगा। 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर खोले जाएंगे जो 24 घंटे काम करेंगे। जांच के लिए 15 नई बायो सेफ्टी लैब खोली जाएंगी। देश के हर हिस्से में 4 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी केंद्र खोले जाएंगे। सब हेल्थ सेंटर में 14 तरह की टेस्ट, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर 63 टेस्ट, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 97 टेस्ट और जिला अस्पताल में 134 तरह की टेस्ट की सुविधा होगी। 33 बीमारियों के आउटब्रेक होने पर पोर्टल पर तुरंत सूचना स्वास्थ्य मंत्रालय को मिल जाएगी। इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। 134 टाइप के टेस्टिंग डिस्ट्रिक्ट लैब में विना मूल्य हो सकेगा। दूसरा, पहली बार ये साउथ एशिया में हो रहा है। वो एकदम देश में 2 कंटेनर ट्रेन तैयार रखी जाएगी। कंटेनर में सारी हॉस्पिटल की सुविधा तैयार होगी। कोई भी पेंडेमिक की सिचुएशंस हो, कोई जगह पे डिजास्टर हो, कोई जगह में ऐसी ही तुरंत ही रिक्वायरमेंट हो, तो यहाँ बाय रेल से मूव की जा सकेगी, बाय एयर से भी मूव की जा सकेगी। तुरंत ही हम 24 घंटे में कोई जगह पे कोई साइक्लोन आ गया, ऐसी स्थिति में आवश्यकता खड़ी हो गई, तो 24 घंटे में हम वहाँ रेडी हॉस्पिटल पहुँचा सके, इसलिए कंटेनर हॉस्पिटल भी खड़ी की जाएगी। केंद्र सरकार का मकसद न केवल लोगों को सस्ती दरों पर इलाज मुहैया कराना है, बल्कि कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों की जांच और इलाज लोगों के घर के पास ही उपलब्ध कराने पर भी है। एक तरफ केंद्र सरकार डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए नए नए मेडिकल कॉलेज खोल रही है, साथ ही गरीब परिवारों के बच्चे डॉक्टर बनने के सपने को पूरा कर सकें, इसके लिए भी सरकार लगातार कदम उठा रही है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वैश्विक महामारी के बाद देश के औषधि क्षेत्र में निवेश बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योगों के हित में काम करती रही है। निवेशकों के सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मांडविया ने कहा कि विश्व की प्रमुख कंपनियों को भारत को निवेश का उत्तम स्थल बनाने के सरकार के प्रयासों का फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया भर को किफायती दवाएं उपलब्ध करा रहा है। कि फार्मा इंडस्ट्रीज लगाए, आप अपनी कंट्री में जितना सिक्योर है इतना ही इंडिया में भी सिक्योर है। आप आपकी इंडस्ट्रीज वहां जितनी सिक्योर है इतनी ही आपकी इंडस्ट्रीज इंडिया में सिक्योर है। इंडिया इज द बेस्ट इन्वेस्ट डेस्टिनेशन बने, इसलिए भारत सरकार की ओर से जो प्रयास हो रहा है। गढ़वा जिले में आज राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने 15वें वित्त आयोग के तहत चयनित 52 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। उन्होंने 4 अभ्यर्थियों को अनुकंपा के आधार पर भी नियुक्ति पत्र दिए। युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने उन्हें निष्ठा और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया। श्री ठाकुर ने कहा कि राज्य को विकास की राह पर ले जाने में सरकारी कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। विकास पहुंचे, सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, उसके तहत ये लोग नियुक्त हुए हैं और इन्हें ये निर्देश दिया गया है कि अपने कार्यों को ये पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करें। हमारा जो नियोजन का जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जो वादा किया है उसमें एक अध्याय कड़ी और जुड़ गई है और बहुत सारे अभी नियुक्तियां बाकी हैं, उनकी प्रक्रिया चल रही है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए संकल्पित है।
आने वाले दिनों में राज्य के लाखों युवाओं को नौकरी दी जाएगी। लाखों की संख्या में हमारे जो युवा बेरोजगार हैं वो विभिन्न तरह की जो नौकरियां हैं, चाहे जिला स्तर की, राज्य स्तर की, तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग, जेपीएससी में भी बहुत वर्षों के बाद, पूरे 5-6 साल के बाद जेपीएससी की परीक्षा ली जा रही है। उसकी प्रक्रिया चल रही है। प्रारंभिक परीक्षा पूरी हो गई है, अब मुख्य परीक्षा होगी। फिर कार्यक्रम में उपायुक्त राजेश कुमार पाठक, उप विकास आयुक्त सत्यनारायण उपाध्याय और जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार समेत जिले के कई वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आज पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में वाणिज्यिक और निजी क्षेत्र के बैंकों की ओर से 1700 से ज्यादा लाभार्थियों के बीच 134 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरित किया गया। ऋण वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने कहा कि कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से व्यापार और रोजगार को जो क्षति हुई है उसे पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों की आवश्यकता है उसको पूरा करें। इसमें भी बैंक बता होगा कि किसी क्षेत्र में लोन लेना, उद्योग धंधा, किसी को रोजगार करना, उसको लोन लेना। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बैंक अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि आर्थिक विकास और वित्तीय प्रबंधन के लिए बैंकों की ओर से सरलता पूर्वक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें भी बैंक बता होगा कि किसी क्षेत्र में लोन लेना, उद्योग धंधा, किसी को रोजगार करना, उसको लोन लेना। पलामू जिला प्रशासन की पहल पर आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रीयकृत 11 बैंकों के अलावा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के 6 बैंकों ने अपनी सहभागिता निभाई। डाल्टनगंज से जसप्रीत सिंह की रिपोर्ट। राज्य के पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा ने आज पुलिस मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की। बैठक में आपराधिक और नक्सल कांडों की समीक्षा की गई। पुलिस महानिदेशक ने सभी पुलिस अधीक्षकों को लंबित कांडों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया। बैठक में एडीजी, आईजी और डीआईजी सहित अन्य वरीय अधिकारी मौजूद थे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से जामताड़ा जिले के गरीबों को बड़ा सहारा मिला है। कोरोना काल के विषम परिस्थितियों में योजना का लाभ पाकर गरीब परिवार के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं। मेहनत मजदूरी कर जीवन गुजर बसर करने वाले गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना वरदान साबित हुआ है। जामताड़ा के लाभुकों को लगता है कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने अगर ये संचालित नहीं की होती तो उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती। हाँ, मोदी द्वारा जो चावल दे है हम लोग बहुत सुविधा है। फ्री चार दे रहा है, उससे हम लोग को बहुत राहत मिल रहा है। प्रतिनिधि है जन वितरण प्रणाली दुकानदार से वितरण कराने के लिए आए हैं। योजना के तहत गरीब लाभुक परिवारों को प्रति सदस्य 5 किलो खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। गरीब परिवारों तक योजना का लाभ पहुंचाने में जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी सहयोग और निगरानी की जा रही है। हमारा उद्देश्य है लाभुक लोगों को समय अनाज का वितरण करना। और यहाँ रखते हैं मोदी जी का जो अनाज जो मिलता है सभी लाभुकों को भली भांति से इन लोग वितरण करते हैं। जिले के नारायणपुर सहित नाला, कुंडहित, फतेहपुर, करमाटार एवं जामताड़ा प्रखंडों के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लाभुक परिवारों को लगातार योजना का लाभ दिया जा रहा है। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। कोडरमा जिले में अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाचित निबंधन पदाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर समीक्षात्मक बैठक संपन्न हुई। इस दौरान श्री कुमार ने सभी सुपरवाइजरों और बूथ लेवल अधिकारियों को वोटर हेल्पलाइन नंबर ऐप डाउनलोड करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों और बेसहारों के लिए मददगार साबित हो रही है। गिरिडीह जिले में इस योजना से गरीबों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आया है।
भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास गरीबों के सपनों को पूरा करने का काम कर रहा है। गिरिडीह के फरजाना और रेशमा खातून जैसी महिलाओं को इस योजना से छत नसीब हुआ है। आवास पाकर ये सभी काफी खुश हैं और इसके लिए सरकार का आभार भी जता रही हैं। मेरा कच्चा मकान था, कोरकेट के घर था मेरा, पानी बहुत चूता था, बहुत दिक्कत होता था। अब हमको घर दे दिया सरकार, मेरा सपना पूरा हो गया। खपड़ा का घर था, अब सरकार हमको घर दे दिया है, हम छत का बना लिए हैं, अब बहुत खुश हैं। गिरिडीह नगर निगम के वार्ड 2 की रहने वाली मसूमात लखिया देवी के पास पहले मिट्टी का टूटा हुआ मकान था। मजदूरी करने वाली लखिया के लिए पक्का मकान एक सपना था, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना ने उनके इस सपने को पूरा करने का काम किया है। भाड़ा घर पर रहे लिए जैसे तैसे बन मजदूरी कमा के एक जमीन लिए तो सरकार हमारा अभी घर मकान दले कॉलोनी तभी बना के खुशी खुशी से रहे करे। बहुत खुशी है, बुढ़ापा में हमारा रहे के जगह ना हले और अभी हमारा आत्मा जुड़ा गले तो इतने का ये सरकार के धन्यवाद दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका प्रयास और सबका विकास के मूल मंत्र का लाभ गिरिडीह के हर जरूरतमंदों को मिल रहा है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र से 5 ग्राम से अधिक ब्राउन शुगर के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी आलोक कुमार दुबे ने बताया कि महिला के पास से 12,000 रुपए से ज्यादा नकद और मोबाइल फोन भी मिले हैं। आज कल दिनांक 26 को हम लोग को सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा कि मुस्लिम बस्ती एच रोड में ब्राउन शुगर का अवैध कारोबार किया जा रहा है। उसी पर एक पुलिस टीम बनाकर छापामारी की गई, जिसमें एक मुस्लिम बस्ती निवासी रेशमा खातून को गिरफ्तार किया गया तथा उनके घर से लगभग एक पैकेट, पुड़िया नहीं पैकेट, लगभग उस पैकेट से 500 से 600 पुड़िया बनाया जा सकता है ब्राउन शुगर जब्त किया गया। साथ में ब्राउन शुगर के बेचने से जमा किया गया पैसा लगभग 12,320 रुपया। राजधानी रांची समेत राज्य भर में मौसम का मिजाज धीरे धीरे बदलने लगा है। सुबह और रात में लोगों को गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले सप्ताह तक मौसम की स्थिति यथावत बनी रहेगी, लेकिन दीपावली के बाद ठंड बढ़ने का अंदेशा व्यक्त किया गया है। सिमडेगा जिले में जारी हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबले कल होंगे। पहला सेमीफाइनल मैच हरियाणा और चंडीगढ़ के बीच खेला जाएगा, जबकि दूसरा मुकाबला मेजबान झारखंड का महाराष्ट्र से होगा। उपराजधानी दुमका के इंडोर स्टेडियम में आज से 2 दिवसीय संथाल परगना प्रमंडल स्तरीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। इस टूर्नामेंट में कुल 12 टीमें हिस्सा ले रही है। टूर्नामेंट का उद्घाटन सीमा सुरक्षा बल के कमांडेंट MK पांडे ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए खेलकूद बेहद जरूरी है। आज इसका कोई बहुत बड़ा वो नहीं होता है। हम अपना जो पूर्ण अपना है, जो हमारे अंदर जितनी काबिलियत है, हमने जो सीखा है, उस चीज को हम पूरे तौर पे अप्लाई करें ग्राउंड पे, और उसके बाद उसका क्या रिजल्ट आता है उसके लिए चिंतित नहीं होना है, क्योंकि पार्टिसिपेट करना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और आप लोग इस लेवल पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आप आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखते हैं महान क्रांतिकारी ब्रह्म बांधव उपाध्याय और जतेंद्र नाथ दास के योगदान के बारे में। 27 अक्टूबर महान स्वाधीनता सेनानी, क्रांतिकारी और पत्रकार ब्रह्म बांधव उपाध्याय की पुण्यतिथि है। उनका जन्म 11 फरवरी 1861 को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के खानान गांव में हुआ था। जब वे हाई स्कूल में थे तो वे राष्ट्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित हुए। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान वो स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए। कोलकाता में स्कॉटिश चर्च कॉलेज में स्वामी विवेकानंद उनके सहपाठी थे। ब्रह्म बांधव युद्ध कला सीखने और अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए ग्वालियर राज की सेना में शामिल होना चाहते थे। उन्होंने 2 बार कोशिश भी की, लेकिन महाराजा की नीतियों के कारण हताश होकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। वे पहले से ही ब्रह्म समाज के सक्रिय सदस्य थे। अपने बहुत से समकालीन लोगों की तरह ब्रह्म बांधव भी राष्ट्रीय गौरव की स्थापना के साथ आध्यात्मिक शांति भी चाहते थे। वे
1888 में ब्रह्म मिशनरी के रूप में सिंध गए। उनकी जीवनी में लेखक जूलियस लिपनर ने लिखा है कि ब्रह्म बांधव ने नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसकी पहचान 19वीं सदी की पहली छमाही में उभरने लगी। ब्रह्म बांधव रविन्द्रनाथ टैगोर और विवेकानंद के मित्र थे। लिपनर के अनुसार विवेकानंद ने क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित की, ब्रह्म बांधव ने इस ज्वाला को और तेज किया, उसकी रक्षा की और बलिदान दिया। ब्रह्म बांधव ने बंगाली अखबार संध्या का संपादन किया और अंतिम सांस तक इसके संपादक रहे। उन्होंने संध्या और बंगला साप्ताहिक युगांतर के माध्यम से स्वराज और स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद और यूरोपीय सांस्कृतिक आधिपत्य के खिलाफ सोफिया में अंग्रेजी भाषा में भी लेख लिखे। 10 सितंबर 1907 को ब्रह्म बांधव को गिरफ्तार कर लिया गया और राजद्रोह के आरोप में मुकदमा चलाया गया। ब्रह्म बांधव ने अदालत में अपने बचाव से मना कर दिया। इसके बाद 23 सितंबर 1907 को बैरिस्टर चितरंजन दास के माध्यम से अदालत में उनका बयान जमा कराया गया। बयान में ब्रह्म बांधव ने कहा कि वे संध्या के प्रकाशन, प्रबंधन और संचालन की सभी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। ब्रह्म बांधव ने ये भी कहा कि 13 अगस्त 1907 को अखबार में प्रकाशित लेख उन्होंने ही लिखे थे। उन्हीं में से कुछ लेखों को उत्तेजक मानते हुए ब्रह्म बांधव के खिलाफ मुकदमे का आधार बनाया गया था। ब्रह्म बांधव ने मुकदमे की कार्यवाही में शामिल होने से मना कर दिया था। दरअसल उन्हें विश्वास था कि स्वराज के ईश्वर नियुक्त मिशन का हिस्सा बनने के कारण उन्हें किसी भी तरह से लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सुनवाई के दौरान ब्रह्म बांधव के पेट में दर्द हुआ और उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में उनकी सर्जरी की गई, लेकिन उनका कष्ट दूर नहीं हुआ और 27 अक्टूबर 1907 को उनका निधन हो गया। महज 46 वर्ष के जीवन में ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने विदेशी प्रभुत्व के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष में सच्चे मन से भाग लिया। 27 अक्टूबर क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी जतेंद्र नाथ दास की जयंती भी है। उनका जन्म कोलकाता में 27 अक्टूबर 1904 में हुआ था। 17 वर्ष की उम्र में ही वे 1921 के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। लाहौर षड्यंत्र केस के संबंध में 14 जून 1929 को उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर क्रांतिकारी दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से होंगे शामिल। रणनीतिक मसलों पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची वासियों को दीपावली का दिया तोहफा। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वेजिटेबल मार्केट और पार्क किया जनता को समर्पित। देश भर में टीकाकरण का आंकड़ा 1 अरब 3 करोड़ के पार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने त्योहारी सीजन को देखते हुए राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ की बैठक। और गढ़वा में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने 56 युवाओं के बीच बांटे नियुक्ति पत्र। पलामू में बैंकों ने लाभार्थियों को 134 करोड़ से ज्यादा रुपए का ऋण कराया उपलब्ध। उस पार बसा है खुशियों का जहां, वहां तक है वहीं पर है उम्मीदों की उड़ान, उम्मीदों की उड़ान। ये कहानियां